class we have studied the general introduction of धातु. Basically धातु क्या है ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. हाँ, what is धातु? जो धारण करे, जो पोषण करे और जिसमें गति हो उसको धातु कहते हैं. पहली धातु रस धातु. Today we will study the रस धातु. तो रस धातु how it is formed first we will see. So before going to the detail of the श्लोक, let me explain you कि प्रोसेस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है. तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो खाना पचने की प्रक्रिया है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. इन आयुर्वेदा इट इज नोन एज आहार पाक. तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को आयुर्वेद में आहार पाक कहते हैं. जैसे फिजियोलॉजी में डाइजेशन का चैप्टर होता है तो उसमें डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों आते हैं. ऐसे ही जब आहार पाक होता है तो उसकी दो अवस्थाएं होती है, एक अवस्था पाक और दूसरी निष्ठा पाक. एक अवस्था पाक और दूसरी निष्ठा पाक. अवस्था पाक में क्या होता है कि जाठराग्नि काम करती है. अब आपके पेट के अंदर, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में तीन तरह की अग्नियां हैं. एक जाठराग्नि, एक भूताग्नि और एक धात्वाग्नि. तो जाठराग्नि क्या करेगी? जाठराग्नि का काम है भोजन को पचाना, भोजन को डाइजेस्ट करना. जब भोजन पचेगा तो क्या बनेगा? एक सार भाग बनेगा और एक पित्त भाग बनेगा. सार भाग मतलब इसेंस पोर्शन, पित्त भाग मतलब मल वाला पोर्शन, जो कि मल के रूप में, पुरीस के रूप में भी हो सकता है और मूत्र के रूप में भी हो सकता है, और वो आपकी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है. जो सार भाग होता है वो सार भाग जो है आपके गट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंच जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो यहाँ तक की प्रोसेस कि सार भाग बना और सार भाग बन के एब्जॉर्ब हो गया, इस प्रोसेस को अवस्था पाक कहते हैं. ठीक है, जो आपके सेकंड इंटरनल के बाद आएगा, थर्ड इंटरनल में तब पढ़ाएंगे. अब आया निष्ठा पाक. तो जो सार भाग बना था वो सार भाग आपके इंटेस्टाइन में पोर्टल वेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया. उस एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें कुछ चेंजेस होंगे. उसमें दो अन्य तरह की जो अग्नियां थी, धात्वाग्नि और भूताग्नि, वो उस पर काम करेंगी और उस पर काम करके रेस्पेक्टिव लाइक सात धात्वाग्नि है तो वो उस पर काम करके अपने अपने नरिशमेंट पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेंगी और सातों धातुओं का निर्माण करेंगी. ऐसे ही जो पांच भूताग्नि है वो पांच रेस्पेक्टिवली लाइक पृथ्वी अग्नि है वो उस सार भाग में से पृथ्वी अंश को एब्जॉर्ब कर लेगी. वायु अग्नि है वो उस सार भाग में से वायु अंश को एब्जॉर्ब कर लेगी. ऐसे ही रेस्पेक्टिव पांच अग्नियां जो होती हैं वो उस सार भाग में से अपने अपने पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेंगी और बॉडी में जहां जहां जरूरत है, जहां जहां जो जो महभूत के अंश है, जैसे हड्डियां, हड्डियों के अंदर पृथ्वी महभूत है और स्पेस है तो कौन सा? आकाश महभूत है. तो उस भोजन में से जो पृथ्वी महभूत के अंश थे, जो आकाश महभूत के अंश थे, वो लिए और बोन्स के अंदर पहुंचा दिए. ऐसे ही जो जल महभूत के अंश थे तो बॉडी के अंदर जितना भी बाकी पोर्शन है, चाहे वो एक्वस ह्यूमन हो, चाहे वो विस्कस ह्यूमन हो, चाहे वो सिनोवियल जॉइंट हो, कोई सा भी बॉडी पोर्शन है, वो सब जल महाभूत की जो अग्नि है वो उसके अंदर से जल महाभूत को अंश लेंगी और रेस्पेक्टिव बॉडी में जहां जहां बॉडी पोर्शंस हैं उनको नरिश कर देंगी. तो दिस इज अ पिक्चर. बेसिकली होता क्या है, तो हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो खाना डाइजेशन होता है. डाइजेशन को आयुर्वेद में आहार पाक कहा गया है. आहार पाक की दो अवस्थाएं होती हैं, एक अवस्था पाक और दूसरी निष्ठा पाक. तो जिस प्रकार मॉडर्न की फिजियोलॉजी में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दो अलग अलग चैप्टर हैं, इन द सेम वे अवस्था पाक में जाठराग्नि काम करती है और जाठराग्नि के काम करने की वजह से सार भाग और पित्त भाग बनते हैं. सार भाग बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पित्त भाग बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं. सार भाग के एब्जॉर्ब होने तक की प्रोसेस अवस्था पाक कहलाती है. वंस इट विल गेट एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन. एक बार बनने के बाद जब वो इंटेस्टाइन में अवशोषित हो जाते हैं तो दो अन्य तरह की अग्नियां हैं, धात्वाग्नि और भूताग्नि. 7 तरह की धात्वाग्नि है, 5 तरह की भूताग्नि है और रेस्पेक्टिव सार भाग वाले अंश पे काम करती है और अपने अपने न्यूट्रिएंट पोर्शन को उसमें से ले लेती है और बॉडी में जहां जहां वो अंश है वहां वहां उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर देती है. तो इस प्रकार बॉडी के अंदर धातु और पंचमहाभूत मल सब जो है वो बनते हैं. उनमें से जो पहली धातुअग्नि काम करेगी दैट इज रस धातुअग्नि और उसके काम करने की वजह से जो पहली धातु बनेगी दैट इज रस धातु. तो वो हम आज पढ़ेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है रस धातु के बारे में. तो रस धातु का मतलब क्या है? तो रस धातु धातुअग्नि प्रक्रिया में बनने वाली सर्वप्रथम पहली धातु. तो रस धातु धातुअग्नि की प्रक्रिया में बनने वाली सर्वप्रथम पहली धातु. वो बनती कैसे वो हम श्लोक में देखते हैं. श्लोक है 2 लाइन का, देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन ध्यान से श्लोक तो याद हो जाएगा. श्लोक क्या कहता है? हम जो भी कुछ
खाते हैं उसी से सब कुछ बनता है। आपके बाल भी उसी से बन रहे हैं, आपकी स्किन भी उसी से बन रही है, आपके नेल्स भी उसी से बन रहे हैं। सब कुछ डिपेंड्स ऑन योर फूड। जैसा खाओगे वैसे ही आपका शरीर बनेगा। हाँ, तो व्हाटएवर, कुछ भी खाओ, मैगी खाओ, चिप्स खाओ, दाल चावल खाओ, व्हाटएवर कुछ भी खाओ, उसी से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। जैसा खाओगे वैसा ही आपका मेंटल और फिजिकल बॉडी की जो वेलबींग है वो बनेगी। तो ये श्लोक क्या कहता है? ये श्लोक कहता है कि तत्र पंच भौतिकस चतुर्विधस षड्रसस द्विविध वीर्यस अष्टविध वीर्यस वा अनेक गुणस्योयुक्तस सम्यक् परिणतस यस्तेजोभूता सार परम सूक्ष्म रस इति उच्यते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तत्र पंच भौतिकस, आपने जो खाना खाया उस खाने में पंच भौतिक थे। सपोज फॉर एग्जांपल कि आपने ब्रिटानिया के रस खाए तो उसके अंदर वायु माहूत ज्यादा थी, तो बोलेंगे ना मुंह में जाती, ठीक है, तो उसके अंदर वायु माहूत ज्यादा थी। आपने सपोज खोए की कोई मिठाई खाई तो उसके अंदर पृथ्वी माहूत ज्यादा था, ठीक है। तो लाइकवाइज आपने जो भी खाना खाया उसके अंदर पंचभौतिक था ही, चाहे पृथ्वी ज्यादा हो, चाहे अग्नि ज्यादा हो, चाहे वायु ज्यादा हो, चाहे जल ज्यादा हो, चाहे आकाश ज्यादा हो, या दो तीन मिलके ज्यादा हो, लेकिन पांचों तो होंगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन उनके अंदर कौन सा चीज ज्यादा है, तो भोजन को 5 तरह से डिवाइड किया गया है। तो जब अगला चैप्टर आएगा आहार, उसमें पढ़ेंगे कि आहार का क्लासिफिकेशन। आहार 5 तरीके से पंच महाभूत के हिसाब से डिवाइड किया है: पार्थिव भोजन, आग्नेय भोजन, वायवीय भोजन, जलीय भोजन, आकाशीय भोजन। तो जिसके अंदर लिक्विड ज्यादा है, जैसे रसमलाई की चाशनी, लिक्विड ज्यादा है उसके अंदर, वो जलीय भोजन हो गया, ठीक है। आपने रस खाए वो आकाशीय भोजन हो गया। जिसके अंदर हैवी चीजें थी जैसे दाल या फिर खोए के प्रोडक्ट्स, वो पृथ्वी महाभूत की वजह से ज्यादा हो गए। तो लाइकवाइज आपका जो भोजन है वो भोजन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द 5 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन 5 महाभूत। तो आपने कुछ भी खाया उसके अंदर पंच महाभूत थे। श्लोक कहता है तत्र पंचभौतिकस। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है भोजन का, आहार का, कि आहार 4 तरीके के होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे ले रहे हो, तो वो तरीका क्या हो सकता है: असित, खदित, पीत और लीड। असित का मतलब क्या है? जो आप खाना खा रहे हो, चाहे आप चबा के खाओ, चाहे आप काट के खाओ। खदित, अमरूद काट के खा रहे हैं। पी के खा रहे हैं। लीड मतलब जो लीड करके खा रहे हैं, चाट के, चटनियां। तो भोजन 4 तरीके के होते हैं: असित, खदित, पीत और लीड। असित, खदित, पीत और लीड। तो ये चाहे भोजन इनमें से कोई से भी टाइप का हो, तो भोजन इन 4 कैटेगरी के अंदर आएगा। तीसरा क्लासिफिकेशन है षड्रसस। तो रस 6 प्रकार के होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीक्त, कसाय। तो उसके बेसिस पे जो भोजन है वो 6 प्रकार का हो सकता है। लाइक आपने रसगुल्ला खाया, मधुर रस का था। आंवला खाया, अम्ल रस का था। नमक वाली चीज खाई, लवण रस की थी। तो कोई सा भी भोजन था वो 6 कैटेगरी के हिसाब से षड्रसस हो सकता है। उसके बाद आया द्विविध वीर्यस। तो वीर्य के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं: कुछ चीजें तासीर में ठंडी होती हैं, कुछ चीजें तासीर में गर्म होती हैं। तो वो वीर्य है कि वो ठंडी है या फिर गर्म। तो हल्दी गर्म है, इसका नेचर है वीर्य उष्ण। तो कुछ चीजें का नेचर है कि वो बाई पोटेंसी गर्म है, कुछ चीजें बाई पोटेंसी ठंडी है। तो दैट इज द्विविध वीर्यस। उसके बाद आया अष्टविध वीर्यस। भोजन को 8 तरीके से भी डिवाइड किया गया है वीर्य के हिसाब से। देन वह अनेक गुणस्यों युक्तस्य। जब पदार्थ विज्ञान में आओगे तो आप पढ़ोगे विंशति गुण। विंशति गुण 20 तरीके के होते हैं: गुरु, मंत्र, हिम, स्निग्ध। अष्टांग हृदय में फर्स्ट चैप्टर में श्लोक है। तो वो 20 गुणों के आधार पे भोजन 20 प्रकार का हो सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? आचार्य कहना चाह रहे हैं आपने जो भोजन खाया या तो वो पंचभौतिक था, या वो 4 प्रकार का था, या वो 6 प्रकार का था, या वो 2 प्रकार का था, या वो 8 प्रकार का था, या फिर अनेक गुणों से युक्त था। तो ये इस लाइन का मतलब हो गया पंचभौतिकस या तो वो 5 प्रकार का था, चतुर्विधस या तो वो 4 प्रकार का था, षड्रसस या वो 6 प्रकार का था, द्विविध वीर्यस या वो 2 प्रकार का था, अष्टविध वीर्यस या फिर वो वीर्य के हिसाब से 8 प्रकार का था, व अनेक गुणों तस्य युक्तस्य या फिर वो अनेक गुणों से युक्त था। कोई सा भी था XYZ। फाइनली चाहे आपने मैगी खाई, चाहे आपने आइसक्रीम खाई, ठीक है। बेसिकली क्या होगा? आहारस, उस भोजन का, सम्यक परिणतस्य
पंडस मतलब पाचन, सम्यक मतलब अच्छे से, उस भोजन का अच्छे से पाचन होगा। यस तेजो भूता, और उसका जो सार भाग बनेगा, इसेंस पोर्शन बनेगा। परम सूक्ष्म सारस, उस सार भाग का भी जो माइक्रो पोर्शन होता है उसको आप रस धातु कहते हैं। सार भाग का भी माइक्रो पोर्शन, सार भाग से सब बनेंगे ना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सुपुर, तो सार भाग का भी जो परम सूक्ष्म अंश है उसको रस धातु कहा जाता है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपने जो भी कुछ भोजन खाया तत्र, चाहे तो वो पंचभौतिक था, वो महाभूत के हिसाब से 5 प्रकार का, चाहे वो 4 प्रकार का था डिपेंडिंग ऑन द इनटेक प्रोसीजर, असिड हदित पीत और लीड, चाहे वो 6 प्रकार का था डिपेंडिंग ऑन द 6 रसास, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, चाहे वो 2 प्रकार का था डिपेंडिंग ऑन वीर्य, चाहे वो 8 प्रकार का था डिपेंडिंग ऑन वीर्य, या फिर 20 गुणों से युक्त था, किसी भी तरह का भोजन था, उस भोजन का अच्छे से पाचन होगा। अच्छे से मतलब सम्यक पाचन होगा, मतलब परिणतस, सम्यक परिणतस, और उससे जो तेजभूत अंत बनेगा, तेजभूत, उसको क्या बोलेंगे, सार। उस सार का भी जो परम सूक्ष्म अंश होगा उसको रस धातु कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो आपने जो भोजन खाया वो भोजन चाहे 5 प्रकार का था, चाहे 4 प्रकार का था, चाहे 2 प्रकार का था, चाहे 6 प्रकार का था, चाहे 8 प्रकार का था, चाहे वो 20 प्रकार का था, उस भोजन का अच्छे से पाचन होगा। अच्छे से मतलब सम्यक, पाचन मतलब परिणतस, उसका जो तेजभूत अंश बनेगा, यस तेजोभूता, उसका जो तेजभूत अंश बनेगा उसको सार बोलेंगे। और उस सार का जो परम सूक्ष्म होगा, आई यूज द 2 टर्म्स, वन इज तेजभूत, अनदर इज परम सूक्ष्म। तो एग्जाम में पूछना जाएगा ऑब्जेक्टिव, तेजभूत अंश ऑफ आहार इज नोन एज सार, परम सूक्ष्म अंश ऑफ सार इज नोन एज रस। तो परम सूक्ष्म रसा इति उच्यते। ठीक है, दिस इज द श्लोक, रटना नहीं है। आपने जो भोजन खाया चाहे वो 5 प्रकार का था, चाहे वो 4 प्रकार का था, चाहे वो 2 प्रकार का था, चाहे वो 6 प्रकार का था, चाहे वो 8 प्रकार का था, या फिर अनेक गुणों से युक्त था, अनेक गुणों युक्तस, अनेक गुणों से युक्त था, अच्छे से पाचन होगा। अच्छे से मतलब सम्यक पाचन होगा, मतलब परिणतस, सम्यक परिणतस। तो फिर मैंने 2 शब्द यूज किए जो याद रखने हैं, जो रटने हैं, एक तेजभूत और एक परम सूक्ष्म। तो तेजभूतो सारा, परम सूक्ष्म रस इति उच्यते। तो 2 ही शब्द याद रखने हैं, एक तेजभूत और दूसरा परम सूक्ष्म। तेजभूत का मतलब सार, परम सूक्ष्म का मतलब रस, तो उसको आप रस धातु कहते हैं। समझ दिस इज हाउ द रस धातु इज फॉर्म इन योर बॉडी। तो आप जो भोजन कंज्यूम करते हैं वो भोजन से ही आपकी बॉडी में सब कुछ बनता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन और शरीर दोनों। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कि सबसे पहले क्या बना, सार भाग। उस सार भाग का जो परम सूक्ष्म अंश था दैट इज नोन एज रस धातु। दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन हाउ द रस धातु इज फॉर्म्ड इन योर बॉडी। समझ आ गया? एनी डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी दोबारा मुझसे नहीं पूछना, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट? हाँ, आगे चले। अब सेकंड हम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इस श्लोक में जाने से पहले हर चीज की अपनी विलुप्ति होती है ना, डेफिनेशन होती है हर चीज। तो रस धातु की डेफिनेशन क्या है? रस इज ए टर्म यूज्ड इन आयुर्वेद एट 4 प्लेसेस। आयुर्वेद में रस शब्द का वर्णन, मैं रस धातु नहीं बोल रहा, आयुर्वेद में रस शब्द का वर्णन 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में 4 अलग अलग बातों को बताता है। इन केस ऑफ शरीर क्रिया, अगर हम रस की बात करेंगे तो उसका मतलब है रस धातु। इन केस ऑफ शारीर क्रिया अगर हम रस की बात करेंगे तो उसका मतलब है रस धातु। इन केस ऑफ अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह या फिर द्रवगुण हम रस की बात करेंगे, उस रस का मतलब है टेस्ट, 6 प्रकार के रस। एक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है रस शास्त्र, उस रस में अगर रस की बात करेंगे तो रस का मतलब पार, मरकरी, रस का मतलब पार या मरकरी। तो आयुर्वेद में एक सिंगल शब्द रस, उसका अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मीनिंग है। इन फर्स्ट ईयर इट इज नोन एज रस धातु। तो रस का मतलब क्या है? तत्र रस गतो धातु। तो आयुर्वेद जैसे मॉडर्न में हम बोलते हैं ना, दिस वर्ड इज ए लैटिन वर्ड, हार्ट डेराइव फ्रॉम द कार्डिया, कार्डिया इज ए लैटिन वर्ड, ऐसे तो पढ़ा जाता है साइंस में, इज इट नॉट? तो आयुर्वेद में क्या है? इज नॉट ए लैटिन और अमेरिकन, द संस्कृत वर्ड फ्रॉम द आयुर्वेद इज डेराइव। तो तत्र रस गतो धातु, तो रस धातु जो है वो रस शब्द से डेराइव्ड हुई है। तत्र रस गतो धातु, अहर अहर गच्छति इति रसा,
अहर 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 मतलब हर समय, हर मिनट। गच्छति गच्छति मतलब घूमती रहे। अहर अहर गच्छति इति रसा। तो रस धातु जो है वो रस शब्द से दी गई है। तत्र रसगतो धातु, रसगतो धातु एक शब्द है, रसगतो धातु, उससे रस धातु शब्द जो है वो डेराइव हुआ है। इससे रसगतो धातु से। इसका बेसिकली मतलब क्या है? अहर अहर गच्छति इति रसा, जो हर समय घूमता रहे, जो हर मिनट चलता ही रहे, हर समय आपकी बॉडी में घूमती ही रहे, उसको रस धातु बोलेंगे। तो रस धातु की डेफिनेशन बताओ भाई, डेफिनेशन क्या है रस धातु की? तो रस धातु की डेफिनेशन ये है, तत्र रसगतो धातु अहर अहर गच्छति इति रसा। तो रसो गतो धातु से रस शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जो आपकी बॉडी में हर समय घूमती रहे, हर समय चलती रहे, उसको आप रस धातु बोलेंगे। दिस इज डेफिनेशन बाय वर्ड्स। रस शब्द का मतलब क्या है? रसगतो धातु से रस शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपकी बॉडी में हर समय जो घूमता रहता है, हर समय जो मूव करता रहता है, उसको आप रस धातु कहते हैं। वो रस धातु दो प्रकार की होती है, उसका ये श्लोक है, द्विविधो रसा स्थायी पोषकश्चेति। अभी रस धातु दो तरीके की होती है, एक स्थायी और एक पोषक। एक स्थायी और एक पोषक, नाम ही अपने आप में बता रहा है। स्थायी मतलब फिक्स है, पोषक मतलब जो नरिशमेंट कर रही है। अब नरिशमेंट करने के लिए उसको घूम के जाना पड़ेगा। एक तो अपनी जगह बैठी हुई है और एक नरिशमेंट कर रही है, काम ही उसको नरिशमेंट करना। नरिशमेंट करने के लिए उसको उसकी जगह जिसको नरिशमेंट कर रही है वहां जाना पड़ेगा। तो एक फिक्स, एक धातु वो है जो फिक्स रहती है, और एक धातु वो है जो मूव करती रहती है। तो रस धातु के भी दो पोर्शन है, एक स्थायी और दूसरा पोषक। स्थायी का मतलब जो फिक्स रहती है, पोषक का मतलब जो मूव करती रहती है। तो उस पर चक्रपाणी ने टीका करते हुए बोला है, स्थायी रस पोषक रस भाग्यो स्थान भेवाद भावाद एकत्वम। तो आचार्य चक्रपाणी ही वाज द कमेंटेटर ऑफ आचार्य चरक एंड आचार्य शिश्रुत। उन्होंने इस पर टीका करते हुए बोला कि स्थायी और पोषक, चाहे हम स्थायी का बात करें चाहे हम पोषक का बात करें, तो ये जो हमने दो टाइप बता दिए, ये टाइप जो है उनके स्थान भेद के हिसाब से है। किसके हिसाब से? स्थान भेद के हिसाब से। स्थान मतलब कौन सी किस जगह रह रही है, बताता हूँ कौन सी किस जगह रहती है। तो आचार्य चक्रपाणी ने बोला कि जो रस धातु की दो टाइप्स हैं जो लिखे हुए हैं इसमें चरक संहिता चिकित्सा स्थान में, कि रस धातु दो प्रकार की होती है, एक स्थायी और दूसरी पोषक। उस पर चक्रपाणी ने टीका किया और टीका करके बोला कि जो स्थायी और पोषक, ये जो दो शब्द हैं दो रस धातुओं के लिए यूज हुए हैं, वो बेसिकली उनके स्थान भेद के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर दे आर सिचुएटेड, इसके हिसाब से उनको डिस्क्राइब किया गया है। भावार्थ एकत्वम, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो वो एक ही है। भावार्थ एकत्वम, उनका जो अर्थ है वो एक ही है। अब स्थान के हिसाब से क्या मतलब, जो आपकी बॉडी में घूम रही है, घूमने के लिए तो कुछ चैनल्स चाहिए ना, तो जो सिराओं में घूमती है, जो आपकी धमनियों में घूमती है, वो पोषक होती है, और जो पर्टिकुलर एक प्लेस पे रहती है उसको स्थायी कहते हैं। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता चिकित्सा स्थान में रस धातु के दो प्रकार बताते हुए लिखा है, तत्र द्विविधो रसा स्थायी पोषकश्चेति। रस दो प्रकार का होता है, एक स्थायी और दूसरा पोषक। जो स्थायी है इस पे आचार्य चक्रपाणी ने टीका करते हुए, कमेंट्री करते हुए लिखा कि क्या लिखा, स्थायी रस पोषक रस भाग्यो स्थान भेदात। ये जो स्थायी रस और पोषक रस की हम बात कर रहे हैं, ये बात स्थान के भेद पे कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस। भावाद एकत्वम, लेकिन सच में देखा जाए तो चाहे वो स्थायी रस धातु हो चाहे वो पोषक रस धातु हो, वो एक ही है। हम लोगों ने बोल दिया कि हम स्थान के बेस पर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो स्थान का मतलब जो स्थायी है वो कोई परमानेंटली प्लेस पे रहेगी, कहीं भी रह सकती है, और जो पोषक है वो धमनियों के अंदर घूमेगी, चैनल्स के अंदर घूमेगी। तो पोषक पूरी बॉडी में घूमती रहती है, नरिशमेंट करती रहती है, कहाँ घूमेगी? धमनियों के अंदर। ठीक है, तो दिस इज एग्जामिनेशन आएगा 5 मार्क्स में, रस धातु के टाइप्स, रस धातु के टाइप्स। तो आचार्य क्या लिखना है एग्जाम में? आचार्य चरक ने रस धातु को दो प्रकार का बताया है, तत्र द्विविधो स्थायी पोषकश्चेति, एक स्थायी और एक पोषक। आचार्य चक्रपाणी इस पर टीका करते हुए लिखते हैं कि स्थायी पोषको स्थान भावार्थ भेदात। स्थान भेद के हिसाब से स्थायी और पोषक दो तरीके की बताई गई है, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो उनका भाव एक ही है। अब जो स्थान के भेद से बताई गई है, जो पोषक होती है वो धमनियों और सिराओं के अंदर घूमती रहती है और घूम के नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो स्थायी होती है वो परमानेंटली एक जगह रहती है और नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, तो दिस इज रस धातु के टाइप्स, रस धातु के प्रकार।
उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रस धातु का स्थान। तो रस धातु का जो स्थान है वो उसका श्लोक है कि सा हृदयम स्थानम, रस धातु का जो स्थान है वो हृदयम है। तस् हृदयम स्थानम, श्लोक के शब्दों पे ध्यान दो। तस् ओ लुक एट मी, तस् हृदयम स्थानम, तस् हृदयम स्थानम मतलब उसका जो स्थान है वो हृदय है। किसका? रस धातु का। तो तस्य हृदयम स्थानम, रस धातु का जो स्थान है वो हृदयम है। उन्होंने बोला हृदयास चतुर्विंशति धमनी, हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं। कितनी धमनी निकलती है? 24। 10 ऊर्ध्वगामी, 10 अधोगामी एंड 4 चतुस्र तिर्यकगामी। तो हृदयास तस्य च हृदयम स्थानम, उसका स्थान हृदय है। हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं, 10 ऊर्ध्वगामी, 10 अधोगामी और 4 तिर्यकगामी। तिर्यक मतलब लैटरल, साइड वाइज। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर, अधोगामी मतलब नीचे की ओर और तिर्यकगामी मतलब लैटरल, साइड वाइज। तो ऐसा बोला गया है क्लास 6 में कि हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं, उसमें से 10 ऊर्ध्वगामी होती हैं, 10 अधोगामी होती हैं और 4 तिर्यकगामी होती हैं। इन धमनियों के थ्रू ही आपकी बॉडी में रस पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रस का स्थान बताइए। तो आचार्य चरक ने लिखा है तस्य च हृदयम स्थानम, उसका स्थान हृदय है। हृदयाच चतुर्विंशति धमनी, हृदय से चतुर्विंशति मतलब 24, हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं। 10 ऊर्ध्वगामी, उसमें से 10 ऊपर जाने वाली होती हैं, 10 अधोगामी, 10 नीचे जाने वाली होती हैं, चतुस्र तिर्यकगामी और उसमें से जो 4 हैं वो लैटरल या साइड वाइज आती हैं। उसके थ्रू पूरी बॉडी में रस धातु सर्कुलेट करती रहती है और पूरी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। वर्ड समझ आया? तो दिस इज रस का स्थान। तो रस का स्थान क्या है? तस्य च हृदयम स्थानम, रस का स्थान हृदय बताया गया है। सा 10 ऊर्ध्वगामी, 10 अधोगामी, चतुस्र तिर्यकगामी मतलब 10 ऊपर की ओर जा रही है, 10 नीचे की ओर जा रही है और 4 साइड वाइज जा रही है। दिस इज रस धातु का स्थान। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा रस धातु का स्थान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी बॉडी में कितनी धमनियों से होकर रस बहता है? तो आंसर इज 24। आंसर इज 24। तो आपकी बॉडी में 24 धमनियों से होकर रस बहता है। तो 24 कैसे क्लासिफाई गई है? 10 ऊपर, 10 नीचे और 4 साइड। वर्ड समझ आ गया? एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज रस संवहन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रस संवहन, सर्कुलेशन ऑफ रस धातु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। रस संवहन का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में रस का सर्कुलेशन कैसे होता है? आचार्य चरक ने श्लोक दिया है क्या? सा शब्द अर्ची जल संतानवत विशेषण अनुधावत्यम शरीरम केवलम। इसका मतलब क्या है? सा जो रस धातु का सर्कुलेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन ही क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है रस का संवहन, रस का सर्कुलेशन। तो रस धातु का जो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है वो शब्द, शब्द मतलब आवाज, शब्द मतलब आवाज। अर्ची, अर्ची का मतलब अग्नि, अर्ची का मतलब अग्नि। जल, जल का मतलब वाटर। उन्होंने बोला सा शब्द अर्ची जल संतानवद। क्या बोला? शब्द अर्ची जल संतानवत। तो मतलब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या कि हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं, 10 ऊपर, 10 नीचे और 4 साइड में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आचार्य क्या बोल रहे हैं? चले चले शब्द अर्ची जल संतानवत। तो शब्द का मतलब आवाज जब हम किसी को देते हैं तो आवाज कहाँ जाती है? ऊपर। आवाज कहाँ जाती है? साइड में। आवाज तो ऐसे जाएगी ना, किधर 17 हो जाएगी शब्द। अर्ची, अर्ची का मतलब आगी, और आगी कैसे चलती है? हमेशा ऊपर। आगे कैसे चलती है? ऊपर। पानी कैसे बहता है? नीचे। तो उन्होंने एग्जांपल दिया शब्द अर्ची जल संतानवत। तो शब्द मतलब साइड वाइज, कहीं भी इर्रेगुलर। अर्ची मतलब ऊपर, जल मतलब नीचे। तो उन्होंने बोला जो रस धातु का आपकी बॉडी में सर्कुलेशन होता है वो आवाज की तरह, जल की तरह और अग्नि की तरह होता है। आवाज की तरह, जल की तरह और अग्नि की तरह होता है। संतानवत विशेषेण अनुधावत्येवं शरीरम केवलम। तो मतलब रस धातु विशेष रूप से आपके शरीर में शब्द के समान, अग्नि के समान और जल के समान घूमती रहती है। भावना मतलब दौड़ती रहती है। अब उस पे टीका किए गए। आचार्य डलहर ने भी टीका किया और आचार्य चतुर्पाणी ने भी टीका किया। आचार्य डलहर ने क्या टीका किया? आचार्य डलहर ने टीका किया
कि जो जो मैंने अभी बताया कि जो शब्द है वो तिर्यकगामी है, जो अर्ची है वो ऊर्ध्वगामी है, और जो जल है वो अधोगामी है। ये जो मैंने बोला कि शब्द कहीं भी घूम जाते हैं, अर्ची हमेशा ऊपर की ओर घूमती है, जल हमेशा नीचे की ओर घूमती है। मैंने नहीं बोला, ये आचार्य डल्हड़ ने बोला। किसने बोला? आचार्य डल्हड़। डल्हड़ कौन थे? आचार्य सुश्रुत के टीकाकार। कौन थे? आचार्य सुश्रुत के टीकाकार। उन्होंने एक बुक लिखी हिंदू सभ्यता पे, उसका नाम है निबंध संग्रह। क्या नाम है? निबंध संग्रह। तो आचार्य डल्हड़ ने सुश्रुत सभ्यता पे टीका लिखी है, उसका नाम है निबंध संग्रह। ठीक है, तो ये श्लोक क्या कहता है? शब्द अर्ची जल संतानवत। तो शब्द का मतलब तिर्यकगामी, अर्ची का मतलब ऊर्ध्वगामी, जल का मतलब अधोगामी। तो दिस इज व्हाट, कि जैसे आपकी बॉडी में, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि जैसा आचार्य चरक ने पूर्व में बताया गया है कि रस का स्थान हृदय है, हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं, उनमें से 10 ऊर्ध्वगामी होती है, 10 अधोगामी होती है और 4 तिर्यकगामी होती है। इस पे आचार्य डल्हड़ ने टीका करते हुए लिखा है कि जो ऊर्ध्वगामी है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ अग्नि, जो अधोगामी है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ जल, जो तिर्यकगामी है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ साउंड। तो शब्द अर्ची जल संतानवत, इस प्रकार बाहर वातावरण में शब्द, आवाज, वायु, वायु में अग्नि और जल महाभूत की गति होती है, उसी प्रकार रस धातु की ये गतियां आपकी बॉडी में देखी जाती है, और इस प्रकार रस धातु आपकी बॉडी में संवहन करती रहती है। अब इस पे चक्रपाणी ने भी एक टीका की है। तो ये जो टीका किसकी थी? डल्हड़ की। चक्रपाणी ने भी एक टीका की है। चक्रपाणी ने क्या टीका की है? चक्रपाणी ने कहा है कि जो शब्द अर्ची जल है, शब्द अर्ची जल, इसको आप 3 तरीके से रस धातु अग्नि की कैपेसिटी से कंपेयर कर सकते हो कि रस धातु अग्नि बहुत तेज है, रस धातु अग्नि बहुत धीमी है, या रस धातु अग्नि मध्यम है। चक्रपाणी ने क्या बोला? चक्रपाणी ने बोला कि ये जो शब्द अर्ची जल की बात की गई है, इसको आप 3 तरह से कंपेयर कर सकते हो। द नेचर ऑफ रस धातु अग्नि, रस धातु अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, रस धातु अग्नि बहुत मंद है, या रस धातु अग्नि मध्यम है। ये किसने बोला? चक्रपाणी ने। डल्हड़ ने क्या बोला था? जैसे ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और तिर्यकगामी। शब्द अर्ची जल का मतलब क्या था? ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और तिर्यकगामी। दिस इज अकॉर्डिंग टू डल्हड़। आचार्य चक्रपाणी ने क्या बोला? आचार्य चक्रपाणी ने बोला इसको आप रस धातु अग्नि के नेचर से कंपेयर कर सकते हो कि रस धातु अग्नि कैसी है, वो मृदु है, मध्यम है, या फिर तीक्ष्ण है। तो दिस इज मध्यम, तीक्ष्ण और मृदु। उनमें जो ऑर्डर है मध्यम, तीक्ष्ण और मृदु। तो जो शब्द के लिए यूज हुआ है दैट इज मध्यम, जो अग्नि के लिए यूज हुआ है दैट इज तीक्ष्ण, और जो वाटर के लिए यूज हुआ है दैट इज मंद या मृदु। तो मध्यम, तीक्ष्ण और मृदु। कैसे उन्होंने एग्जांपल देके बोला कि अगर रस धातु अग्नि बहुत तीक्ष्ण होगी, अगर रस धातु अग्नि बहुत तीक्ष्ण होगी तो क्या होगा कि रस धातु से शुक्र धातु, रस धातु से शुक्र धातु 6 दिन के अंदर ही बन जाएगी। रस धातु से शुक्र धातु 6 दिन के अंदर ही बन जाएगी। अगर रस धातु अग्नि बहुत मध्यम मृदु होगी तो रस धातु से शुक्र धातु बनने में 1 महीने का समय लगेगा। कितना लगेगा? 1 महीने का। उन्होंने एग्जांपल देके बोला कि रस धातु से शुक्र धातु के बनने में अगर 6 डेज का समय लगता है, इसका मतलब आपकी अग्नि जो है वो बन जाए। रस धातु से शुक्र धातु बनने में अगर आपको 1 महीने का समय लगता है, इसका मतलब मंद है। अगर 6 दिन लगते हैं तो वो तीक्ष्ण है। तो दिस इज द क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, रस का संवहन। क्या आएगा? रस का संवहन, सर्कुलेशन ऑफ रस धातु। इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है आचार्य चरक ने रस धातु का स्थान हृदय बताया है। हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं जो ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और तिर्यकगामी होती है। उसमें से 10 ऊर्ध्वगामी, 10 अधोगामी और 4 तिर्यकगामी होती हैं। पुनः हम डिफरेंस पाते हैं। सा शब्द अर्ची जल संतानवत रस संबंध विशेषण अनुधावते। तो आपकी बॉडी में विशेष रूप से जो रस धातु है वो जल के समान, अग्नि के समान और शब्द के समान पूरी बॉडी में दौड़ती या घूमती रहती है। इस पे आचार्य डल्हड़ ने टीका करते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि जो शब्द है दैट कैन बी कंपेयर विद द तिर्यकगामी, जो जल है दैट कैन बी कंपेयर विद द अधोगामी, जो अग्नि है दैट कैन बी कंपेयर विद द ऊर्ध्वगामी। तो आपकी बॉडी में जो हृदय से 10 धमनी ऊपर, 10 धमनी नीचे और 4 धमनी साइड में निकल रही है, इनके मूवमेंट को रेस्पेक्टिवली साइड वाली को शब्द से, ऊपर वाली को अर्ची से और नीचे वाली को जल से कंपेयर कर सकते हैं। आचार्य चक्रपाणी पुनः इस पर टीका करते हुए लिखते हैं कि जो ये शब्द अर्ची जल है, ये रस धातु अग्नि का नेचर बता रहा है
कि रस धात्वाग्नि मध्य में, रस धात्वाग्नि बीच में, या रस धात्वाग्नि कम है। कम मतलब मध्य मृदु है। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला कि रस धात्वाग्नि की, रस धातु से अगर सुपन धातु का निर्माण 1 महीने में हो रहा है, रस धातु से सुपन धातु का निर्माण अगर 1 महीने में हो रहा है तो उसकी रस धात्वाग्नि मध्य है। अगर रस धातु से सुपन धातु का निर्माण सिर्फ 6 दिन में हो जा रहा है तो उसकी रस धात्वाग्नि बीच है। तो दिस इज रस संवहन, द सर्कुलेशन ऑफ रस धातु। एग्जाम में आए रस संवहन, ये सर्कुलेशन ऑफ रस धातु, तो कुछ भी लिखने मत पड़ जाना, ये लिखना है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस संवहन। रस संवहन कैसे होता है, समझ आया? हाँ